किसी भी रिमोट ऑपरेशन में आप सोचिए, चाहे वो किसी दूर दराज के बैटलफील्ड पर हो या मार्स पर, सबसे बड़ी चुनौती होती है सप्लाई चेन की। बिल्कुल। आप सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप अपने साथ ले जा सकें। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हो अगर आपके मटेरियल्स, मतलब वो इतने स्मार्ट हों कि जरूरत पड़ने पर खुद ही जरूरी सामान बना लें? आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरेंगे जो इसे हकीकत बना सकती है। और ये साइंस फिक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सबने 3D प्रिंटिंग के बारे में तो सुना ही है, जो लेयर बाय लेयर चीजें बनाती हैं। पर इसका अगला कदम 4D प्रिंटिंग एक ऐसी दुनिया की बात करता है जहां ऑब्जेक्ट समय और माहौल के हिसाब से खुद को बदलते हैं। आज हम समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजीज खासकर आर्म्ड फोर्सेस के लिए लॉजिस्टिक्स और इंजीनियरिंग की पूरी तस्वीर को कैसे बदल सकती हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम चौथे डायमेंशन में जाएं, चलिए बेसिक्स पर एक नजर डाल लेते हैं। हम सबने 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सुना है, लेकिन इसकी सबसे जरूरी बात क्या है? बिल्कुल। देखिए, जो पारंपरिक तरीके हैं जिन्हें सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, उसमें हम एक बड़े ब्लॉक से मटेरियल काटकर चीजें बनाते हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर तराशता है। एग्जैक्टली। 3D प्रिंटिंग इसका ठीक उल्टा है। ये एडिटिव है। हम एक डिजिटल कैड मॉडल से शुरू करते हैं और मटेरियल, चाहे वो प्लास्टिक हो, मेटल पाउडर हो या लिक्विड रेजिन, उसको परत दर परत जोड़कर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और आर्म्ड फोर्सेस के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सिर्फ ये कि हम पार्ट्स ऑन डिमांड बना सकते हैं? ऑन डिमांड प्रोडक्शन तो एक फायदा है ही, लेकिन असली क्रांति डिजाइन फ्रीडम में है। हम ऐसे कॉम्प्लेक्स शेप्स बना सकते हैं जो पारंपरिक तरीकों से बनाना मतलब नामुमकिन था। मिसाल के तौर पर इंटरनल ट्रस स्ट्रक्चर्स। इंटरनल ट्रस स्ट्रक्चर्स मतलब अंदर से जालीदार ढांचे? जी। रुकिए, हॉलो पार्ट्स जो उतने ही मजबूत हों, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। आप बिना सब्सटेंस के स्ट्रेंथ कैसे हासिल करते हैं? क्या इससे ब्रिटलनेस या फटीग लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता? बहुत अच्छा सवाल है। ये वैसा ही सिद्धांत है जैसे हमारी हड्डियां अंदर से ठोस नहीं होती फिर भी बहुत मजबूत होती हैं। अच्छा। इन इंटरनल ट्रस स्ट्रक्चर्स की ज्योमेट्री को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो लोड को पूरे स्ट्रक्चर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अच्छा। इससे हम वजन को 50 से 60% तक कम कर सकते हैं बिना मजबूती से ज्यादा समझौता किए। सोचिए, एक ड्रोन का फ्रेम जो उतना ही मजबूत है लेकिन बहुत हल्का है। तो इसका सीधा मतलब है ज्यादा फ्लाइट टाइम और ज्यादा पेलोड कैपेसिटी? बिल्कुल। समझ गया। तो 3D प्रिंटिंग हमें हल्के और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनाने की ताकत देता है। लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पर। ये चौथा डी कहां से आया? ये 4D प्रिंटिंग क्या चीज है? तो 4D प्रिंटिंग इसी एडिटिव प्रोसेस को आप कह सकते हैं एक कदम आगे ले जाती है। एक कदम आगे? जी। इसमें हम एक चौथा डायमेंशन जोड़ते हैं, टाइम। एक 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट स्टैटिक होता है। प्रिंट होने के बाद वो वैसा का वैसा ही रहता है। हाँ। लेकिन एक 4D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट स्टैटिक नहीं होता। उसे इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वो किसी खास स्टिम्युलस जैसे तापमान में बदलाव, रोशनी, नमी या बिजली के संपर्क में आने पर समय के साथ अपना आकार, गुण या फंक्शनैलिटी बदल सके। ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ चीजें बनाने से आगे बढ़कर एक तरह से बिहेवियर्स डिजाइन कर रहे हैं। हम सिर्फ एक पुल नहीं बना रहे, हम मटेरियल को निर्देश दे रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वो एक पुल बन जाए। एग्जैक्टली। ये तो इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। डिजाइन प्रोसेस अब सिर्फ फाइनल शेप के बारे में नहीं रहा, अब ये एक पूरे लाइफ साइकिल को प्रोग्राम करने के बारे में है। आपको एक इंजीनियर के साथ साथ एक बायोलॉजिस्ट की तरह भी सोचना पड़ता है। हम पैसिव ऑब्जेक्ट्स को एक्टिव सिस्टम्स में बदल रहे हैं। तो क्या इसके लिए हमें कोई फ्यूचरिस्टिक नई मशीनरी चाहिए? और यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। 4D प्रिंटिंग के लिए उन्हीं कमर्शियल 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल होता है जो आज मौजूद है। अच्छा। असली जादू मशीनरी में नहीं बल्कि इनपुट मटेरियल में है। ओके, तो सारा खेल मटेरियल का है। 3D प्रिंटिंग के मटेरियल्स तो हम जानते हैं, जैसे PLA या ABS प्लास्टिक जो रिजिड होते हैं। 4D प्रिंटिंग में क्या अलग है? 4D प्रिंटिंग में हम स्मार्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे कॉमन है हाइड्रोजेल्स और शेप मेमोरी पॉलीमर्स। इन मटेरियल्स में खास थर्मोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या मतलब? मतलब ये उन्हें एक दूसरा आकार याद रखने की अनुमति देती हैं। याद रखना, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। ये आणविक स्तर पर एट अ मॉलिक्यूलर लेवल कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं।
सोचिए, जैसे एक स्प्रिंग को दबाकर उस दबी हुई हालत में जमा दिया गया हो। ठीक है। हमारा 3D प्रिंटेड आकार वो जमा हुआ, दबा हुआ स्प्रिंग है। जब हम उससे गर्मी देते हैं, जो हमारा स्टिमुलस है, तो हम उसे एक तरह से पिघलाते हैं और वो अपनी पुरानी, असली, अनकम्प्रेस्ड शक्ल में वापस उछल कर आ जाता है। वाह। शेप मेमोरी पॉलिमर्स भी मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ ऐसा ही करते हैं। उनकी मॉलिक्यूलर चेन्स को एक टेम्पररी शेप में लॉक कर दिया जाता है और जब सही एनर्जी इनपुट मिलता है तो वो अपने ओरिजिनल प्रोग्राम शेप में वापस आ जाते हैं। तो अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूं, 4D प्रिंटिंग इज इक्वल टू 3D प्रिंटिंग प्लस टाइम स्टिमुलस। हाँ बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। मोटे तौर पर यही फॉर्मूला है। 3D प्रिंटिंग आपको एक ऑब्जेक्ट देता है, 4D प्रिंटिंग आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट देता है जो समय के साथ और सही स्टिमुलस मिलने पर कुछ कर सकता है। ठीक है, तो साइंस कमाल की है। एक मटेरियल जो एक आकार याद रखता है और कमांड पर बदल जाता है। मेरा दिमाग तो सिर्फ सेल्फ रिपेयरिंग पाइप से कहीं आगे की संभावनाएं सोच रहा है। असल दुनिया में हम इसे कहाँ देख रहे हैं या ये किस तरफ जा रहा है? ये क्या अनलॉक करता है? इसके एप्लीकेशंस बहुत दूर तक जाते हैं, खासकर लॉजिस्टिक्स और इंजीनियरिंग में। सबसे बड़ा फायदा है साइज चेंजिंग। हम ऐसे ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हैं जो प्रिंटर के बिल्ड वॉल्यूम से भी कई गुना बड़े हों। एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? आप प्रिंटर से बड़ा ऑब्जेक्ट कैसे प्रिंट कर सकते हैं? आप उस ऑब्जेक्ट को उसके कंप्रेस्ड, फोल्डेड अप स्टेट में प्रिंट करते हैं। कल्पना कीजिए एक टेम्पररी मिलिट्री ब्रिज की। ओके। आप उसे छोटे छोटे कनेक्टेड सेगमेंट्स के एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक के रूप में प्रिंट करते हैं। फिर उस ब्लॉक को आसानी से ट्रांसपोर्ट करके नदी के किनारे ले जाया जाता है। वहां सूरज की गर्मी या किसी और स्टिम्युलस के संपर्क में आते ही वो ब्लॉक खुद ब खुद अनफोल्ड होकर एक पूरे फंक्शनल ब्रिज में बदल जाता है। वाओ, स्टॉप देयर फॉर अ सेकंड। एक पुल जो सिर्फ सूरज की रोशनी से एक कंप्रेस्ड ब्लॉक से खुद अनफोल्ड हो जाए, ये तो मिलिट्री इंजीनियर्स के लिए पूरा खेल ही बदल देता है। बिल्कुल। इससे जितने इक्विपमेंट और मैन पावर की बचत होगी वो तो कल्पना से परे है। बिल्कुल, ये डिप्लॉयमेंट को दिनों से घटाकर घंटों में ला सकता है। एक और बड़ा एप्लीकेशन है सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम्स। सोचिए एक रिमोट पाइपलाइन या किसी एयरक्राफ्ट के विंग में एक कंपोनेंट है। हाँ। अगर उसमें कोई माइक्रो क्रैक आ जाए तो मटेरियल उसे सेंस करके खुद ही फिल कर ले। मेंटेनेंस क्रूज को भेजने की जरूरत ही नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर एक लैब में। लेकिन एक असली मिलिट्री सिनेरियो में जहां हालात बहुत खराब होते हैं, धूल, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, वाइब्रेशंस, क्या हम सच में इन स्मार्ट मटेरियल्स पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हर बार फ्लॉलेसली काम करेंगे, जहां जाने दांव पर लगी हों? ये एक सोल्यूशन की जगह एक पोटेंशियल पॉइंट ऑफ फेलियर जैसा लगता है। ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है और यही आज के रिसर्च का केंद्र बिंदु है। रिलायबिलिटी इज पैरामाउंट। इसीलिए मटेरियल साइंस पर इतना जोर दिया जा रहा है कि ऐसे मटेरियल्स बनाए जाएं जो प्रिडिक्टेबल हों और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दें। लेकिन पोटेंशियल देखिए, अगर ये टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाती है तो ये सिस्टम्स को ज्यादा रेजिलिएंट बनाएगी, न कि कमजोर। क्या इसके एप्लीकेशन सिर्फ इंजीनियरिंग और डिफेंस तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेडिकल इंडस्ट्री में इसके क्रांतिकारी उपयोग हो सकते हैं। हम सेल्फ फोल्डिंग प्रोटीन्स बना सकते हैं जो ड्रग डिलीवरी में मदद करें। अच्छा। या सोचिए एक स्टेंट के बारे में, जिसे एक छोटी कैप्सूल में शरीर में डाला जाए और वो खून की गर्मी से सिर्फ अपनी सही जगह पर पहुंचकर ही खुले। इससे सर्जरी बहुत ज्यादा प्रिसाइज और कम इन्वेजिव हो सकती है। और आपने कंज्यूमर गुड्स का भी जिक्र किया था, जैसे जूते, वो सेल्फ एडजस्टिंग शू एक बेहतरीन उदाहरण है। तो क्या इसका मतलब है कि जब मैं दौड़ना शुरू करूं तो सोल बेहतर एनर्जी रिटर्न के लिए सख्त हो जाएगा और जब मैं सिर्फ चल रहा हूं तो नरम हो जाएगा? पोटेंशियली यस। वो जूता फर्क कैसे समझेगा? मटेरियल को इस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो सस्टेन्ड प्रेशर या इम्पैक्ट फ्रीक्वेंसी पर रिएक्ट करे, या शायद आपके पैर से एक्सरसाइज के दौरान निकलने वाली गर्मी और नमी पर। खूबसूरती यही है कि ट्रिगर को बहुत स्पेसिफिक बनाया जा सकता है। मतलब ये सिर्फ जूतों तक सीमित नहीं है, ऐसे कपड़े जो मौसम के हिसाब से अपनी ब्रीथेबिलिटी बदल लें, संभावनाएं तो अनंत हैं। सही बात है। और क्या इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग की क्षमता भी हो सकती है? क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम कर सकते हैं कि मिशन पूरा होने के बाद वो खुद ही डिग्रेड हो जाए ताकि कोई निशान ना बचे?
एक बेहतरीन पॉइंट। ये रिसर्च का एक बहुत बड़ा एरिया है, खासकर टेम्पररी मेडिकल इम्प्लांट्स या कोवर्ट डिवाइसेस के लिए। आप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकते हैं जो पानी के संपर्क में आते ही घुल जाए, वाह। या एक ऐसा मेडिकल इम्प्लांट जो अपना काम पूरा करने के बाद शरीर में ही हार्मलेसली एब्जॉर्ब हो जाए, उसे निकालने के लिए दूसरे सर्जरी की जरूरत न पड़े। ये सब सुनने में भविष्य जैसा लगता है, लेकिन अगर पोटेंशियल इतना जबरदस्त है तो हम इसे हर जगह इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? इस राह में रुकावटें क्या हैं? इसकी क्षमता बहुत है, लेकिन इसे वाइड स्प्रेड अडॉप्शन तक ले जाने में 3 मुख्य बाधाएं हैं जिन पर दुनिया भर के लैब्स में काम चल रहा है। पहली क्या है? पहली है माइक्रोस्ट्रक्चर क्वालिटी। जैसा आपने पहले कहा था, रिलायबिलिटी सबसे जरूरी है। एक 4D प्रिंटेड पार्ट को उतना ही मजबूत और भरोसेमंद होना चाहिए जितना ट्रेडिशनल मशीनिंग से बना पार्ट होता है। प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान मटेरियल के अंदर माइक्रोस्कोपिक फ्लॉज ले सकते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं। और मिलिट्री और एरोस्पेस एप्लीकेशंस में तो फेलियर का कोई स्कोप ही नहीं होता। बिल्कुल, मटेरियल इंटेग्रिटी नॉन नेगोशिएबल है। ठीक है, तो मटेरियल को फ्यूचरिस्टिक होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रेड टफ भी होना पड़ेगा। दूसरी चुनौती? दूसरी है कस्टमाइजेबल मटेरियल्स। हमें ऐसे स्मार्ट मटेरियल्स की एक वाइड वैरायटी चाहिए जो अलग-अलग स्टिमुलाई पर प्रेडिक्टेबली रिएक्ट करें। अभी हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। हमें ऐसे मटेरियल्स चाहिए जो हर बार स्टिमुलस मिलने पर एक जैसा और प्रेडिक्टेबल तरीके से रिस्पॉन्ड करें। कंसिस्टेंसी इज की। हाँ, अगर एक मटेरियल कभी 80 डिग्रीज पर शेप बदलता है और कभी 85 डिग्रीज पर, तो हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें हर एप्लीकेशन के लिए मटेरियल प्रॉपर्टीज को फाइन ट्यून करने की क्षमता चाहिए। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी बाधा? वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास जो मौजूदा कैड सॉफ्टवेयर है वो स्टैटिक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स डिजाइन करने के लिए बने हैं। सही बात है। 4D प्रिंटिंग के लिए हमें बिल्कुल नए डिजाइन टूल्स चाहिए। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ शेप को नहीं, बल्कि मटेरियल प्रॉपर्टीज, प्रिंटिंग टेक्निक, स्टिम्युलस और समय के साथ ज्योमेट्री में होने वाले बदलाव को भी मॉडल कर सके। ये तो एक बेहद कॉम्प्लेक्स मल्टी फिजिक्स सिमुलेशन प्रॉब्लम लगती है। इसे हल करना आसान नहीं है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और थर्मोडायनामिक्स को एक साथ लाना होगा। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। जरूर। हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे इवॉल्व हो रही है। 3D प्रिंटिंग हमें डिजिटल मॉडल से परत दर परत कॉम्प्लेक्स और हल्के हिस्से बनाने की ताकत देती है। और वहीं 4D प्रिंटिंग इसमें समय का डायमेंशन जोड़ती है। बिल्कुल। इसके लिए हाइड्रोजेल्स और शेप मेमोरी पॉलीमर्स जैसे स्मार्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। ये वस्तुएं गर्मी या रोशनी जैसे स्टिमुलस मिलने पर अपना आकार बदल सकती हैं, खुद जुड़ सकती हैं या खुद की मरम्मत कर सकती हैं। और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से ज्यादा है, ये सोचने का एक नया तरीका है। बिल्कुल। हालांकि सॉफ्टवेयर, मटेरियल्स और रिलायबिलिटी में अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन मुश्किल हालात में खुद ब खुद असेंबल होने वाले हिस्से बनाने की ये क्षमता भविष्य के मिलिट्री और सिविलियन ऑपरेशंस के लिए एक गेम चेंजर है। ये सप्लाई चेन्स को छोटा कर सकता है, फील्ड में आत्मनिर्भरता बढ़ा सकता है और ऐसी डिजाइन्स को मुमकिन कर सकता है जो आज हम सोच भी नहीं सकते। सही कहा। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अगर 4D प्रिंटेड मटेरियल्स पर्यावरण के रिस्पॉन्स में सेल्फ रिपेयर या सेल्फ असेंबल हो सकते हैं, तो ये किसी दूर दराज के सीमा चौकी यानी रिमोट बॉर्डर आउटपोस्ट पर लॉजिस्टिक्स के बोझ और मेंटेनेंस पर्सनल की जरूरत को कैसे कम कर सकता है? और उससे आगे बढ़कर सोचें, जब हमारी बनाई चीजें सिर्फ स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स ना होकर अपने एनवायरनमेंट में अडैप्ट करने वाले डायनामिक सिस्टम्स बन जाएंगी, तो इंजीनियरिंग का मतलब ही क्या रह जाएगा?